हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजिनल चैनल्स। सतपुड़ा की धरती पर मौलवी गांव में आयोजित बिरसा मुंडा पुण्यतिथि कार्यक्रम में आधुनिक बिरसा कहे जाने वाले भंवरदादा परमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति भारत देश की मूल संस्कृति है। आदिवासी की सभ्यता भारत देश की मूल सभ्यता है। आदिवासी की बोली भारत देश की मूल बोली भाषा है और उन्हीं बोली भाषा से आगे बढ़कर कई सारी भाषा बनी है। और आगे क्या कहा विस्तार से सुनिए। आज मौलगी गांव में हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता साथियों ने सातपुड़ा की धरती पर हम सबको बुलाया। गुजरात से हमारे भाई राज भाई और प्रफुल्ल भाई, मध्य प्रदेश से हमारे विक्रम दादा और राजस्थान से हमको बुलाया। हमारे दाहोद के भाई, दाहोद की पूरी टीम हमारे यहाँ मौजूद है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम जिसको भिल प्रदेश कहते हैं, हमारे चारों राज्यों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में है। बेशक बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन जो विचारों का समाज में प्रसारण होना चाहिए वह हो रहा है और बेहतर हो रहा है। यहां पर हम लोग तीसरी बार आए हैं। सबसे पहले धाब आए थे, इसके बाद में यहां आपका कार्यक्रम रखा गया दरगाह के पास में, वहां आए थे और आज यहां पर आए। लगातार एक ही एरिया में 3 कार्यक्रम हुए होंगे। ऐसा दाहोद के बाद में यह दूसरा स्थान है जहां पर लगातार हमारा आना जाना हो रहा है। और इसके लिए मैं हमारे खून का, हमारे डीएनए का एक होने का कारण सबसे बड़ा मैं मानता हूं। आपका खून, हमारा खून, हमारा डीएनए एक ही है। और यहां के इतिहास से, यहां की संस्कृति से, यहां की बोली से और हमारा रहन सहन का जो तरीका है उससे प्रमाणित होता है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमारे साथी कह रहे थे कि हमारे और यहां पे कोई अंतर नहीं है, एक जैसा मामला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पूरा इलाका हमारे पूर्वजों के जमाने में एक था। कितने साल से एक था? तो आप में से ही कहोगे हजारों साल से। हम जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति भारत की मूल संस्कृति है। आदिवासी सभ्यता भारत की मूल सभ्यता है। आदिवासियों की बोली भारत देश की मूल बोली भाषा है। और उसी बोली भाषा से आगे बढ़कर के कई सारी भाषाएं बनी। आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन से हमारे देश में जिसे हम रिलीजन कहते हैं, फेथ कहते हैं, वो भी बने। आज भारत देश में कोई भी समाज ये दावा नहीं कर सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत पर कोई दावेदारी कर सकता है तो सबसे पहले वो आदिवासी कर सकता है। ये बात हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की देन थी, है, इस पर कोई दूसरा दावेदारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां का मूल रहने वाला डीएनए हम लोग हैं, हमारे पूर्वजों का था। हम
हम उनके वंशज हैं, ये बात हम जानते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है गंगा घाटी में और महाजनपद कहलाता है। आज की तारीख में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि 16 महाजनपद 600 BC में, अर्थात 2024 प्लस 600 यानी 2600 साल पहले 16 महाजनपद थे। उस जमाने में 60 से ज्यादा दर्शन थे भारत में, 60 से ज्यादा। और ये जो 60 से ज्यादा दर्शन थे उनकी जड़ में, उनकी रीढ़ की हड्डी कहो तो आदिवासी दर्शन ही था। और उसमें सबसे ज्यादा कोई दर्शन भारत देश में और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ तो वो सम्यक दर्शन था, जिसको बौद्ध दर्शन भी कहते हैं, बौद्ध धम्म भी कहते हैं। आज वो पूरी दुनिया में गया। 80 से ज्यादा देशों में बौद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं। यह हमारे पूर्वजों की विरासत आज इतने देशों में गई। वो डेवलपमेंट था। जैसे आज मैं कोई बात बोलता हूं तो मेरे बोली के शब्द भी आएंगे, मैं जिसमें पढ़ा हिंदी उसके भी वर्ड आएंगे, और मैंने अंग्रेजी भी पढ़ा तो उसके भी शब्द आएंगे। यानी 3 भाषाओं के शब्द मेरी बोली में आएंगे। मेरी बोली भी आएगी, हिंदी भी आएगी और अंग्रेजी भी आएगी। उसी तरीके से निरंतर इवोल्यूशन हो रहा है। निरंतर भाषाओं का इवोल्यूशन हो रहा है, संस्कृति दर्शन का इवोल्यूशन हो रहा है। हम जो आज कपड़ा पहन रहे हैं वे कल तक नहीं पहनते थे। कल तक पहनने के तरीके दूसरे थे। इवोल्यूशन हो रहा है। इस धरती का भी इवोल्यूशन हो रहा है। हमें इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि आदिवासी दर्शन से बौद्ध दर्शन का डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसा कोई माने या ना माने, हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसके प्रमाण है। आज पिछले दिनों हम सिक्किम गए थे। ये पहला, सिक्किम के बाद हमारा पहला कार्यक्रम है। तो वहां पर ये जो गोंडवाना का प्रतीक चिन्ह है वो वहां मिला। हमारे आदिवासी बेल्ट में, जैसे विक्रम बाबा बता रहे थे, क्या कई सारी हमारी माताओं का इलाका है। हमारे वहां पर भी माता जिया हुआ करती है, उनको मताई बोलते हैं। मताई, आई शब्द होता लास्ट में, मताई। तो वहां पर लोग अपने मन्नत मांगते हैं, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके लिए पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, ऐसा इतना ऊंचा बनाते, पत्थर के ऊपर पत्थर। वो हमने वहां पर भी देखा। इससे ये प्रमाणित हुआ। ये मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन केवल 2 बातें मैंने आपके बीच में रखा। इससे प्रमाणित होता है कि आदिवासी दर्शन से ही इसका इवोल्यूशन हुआ और आगे इसमें बौद्ध धम्म का डेवलपमेंट हुआ। उससे क्या परिणाम निकले? उससे पहला परिणाम निकला कि भारत में विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी, तेल्हाड़ा, आज की तारीख में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की खोज हो गई। और हमें क्या पढ़ाया गया? हमें यह पढ़ाया गया कि आदिवासी तो आदि अनादि काल से अनपढ़ है, असभ्य है, ऐसा हमको पढ़ाया गया। यदि हम अनपढ़ हैं
ऐसा मान लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो इन लोगों ने वहां पर कौन सी भाषा में पढ़ाई कराते? हिंदी में कराते। हिंदी के बहुत सारे शब्द होते हैं वो हमारी बोली से उल्टा अर्थ निकालते हैं, उल्टा अर्थ होता है। संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं और संस्कृत को कहते हैं सारी भाषाएं इससे बनी है। हमारे बोली के कई सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे, जिनका संस्कृत में कोई अस्तित्व नहीं है। अंग्रेजी भाषा ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन यदि आदिवासी भाषाओं में शिक्षणालय के अंदर पढ़ाया गया होता, पाठ्यक्रम बना होता, तो आदिवासी आज क्या होता? विचार करिए। इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है कि जो आदि अनादिकाल से हमारे पूर्वज जिस भाषा में, जिस बोली में बात करते हैं, उसका पढ़ाई में कोई महत्व नहीं, उसका पाठ्यक्रम में कोई महत्व नहीं, 8वीं अनुसूची में कोई महत्व नहीं। फिर बच्चा क्या सोचता है? यार मेरे घर में बोलते हैं, मेरी संस्कृति है, मेरे बाप दादे हैं, वो गलत है और ये सही है। इसकी वजह से हमारा पढ़ा लिखा वर्ग दूसरे समाज की ओर जाने लगा। पढ़ाई करने के बाद दूसरे समाज को फॉलो करने लगा। इसकी वजह से शहर में गए, शहर भी हमारा है, कोई उनका नहीं है, वो गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन संस्कृति सभ्यता हमने दूसरों की एक्सेप्ट की। किसी किताब के अंदर संस्कृत भाषा की किसी किताब में भारत में ये विश्वविद्यालय थे उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और इस संस्कृत साहित्य को हम तो सर पे लेकर घूमते हैं। हमारा मानगढ़ पर पहला कार्यक्रम हुआ तो राजू भाई कह रहे थे आज सुबह ही मैं आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरे सर पर हाथ रखवा के आया हूं, अब मैं क्या करूंगा। रात को ये हमारी बहस हुई, रात को ये हमारी बहस हुई। इस तरीके से हमने मौखिक, जैसे अभी बात कर रहा हूं, इस तरीके से हमने लोगों को पढ़ाया, उसका बहुत बड़ा परिणाम आया। उससे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा परिणाम निकला, हमारे महापुरुष जनपद से महाजनपद और साम्राज्य तक राजा बने। और इस तरीके से हमारे देश का इतिहास आगे बढ़ता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, आज कई लोग भील को भी जाति कहते हैं, यहां तक कि वसावा को भी जाति कहते हैं। और मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दो, बिलाला आसमान में, बारेला आसमान में, यानी सबसे ऊंचे, और भील कुछ नहीं। बहुत गंभीर बात है। हम हमारे मूल को ही नीचा मानते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं, मानते हैं। आदिवासियों में कोई जाति नहीं होती, समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है। आपका ट्राइब का अर्थ क्या होता है? ट्राइब का अर्थ घर होता है, कबीला होता है, जाति नहीं होता। संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब का हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया, अनुसूचित जनजाति, इसमें जाति डाल दिया। जाति कास्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये भारत में जातियां कहां से आई? तो हमारे देश में एक आक्रमणकारी आया था जिनको हूण कहते हैं।
मिहिर कुल, उसका बाद यहां पर आया था तोरमार, और तोरमार के बाद मिहिर कुल के हाथ में राज आया। उसने सबसे ज्यादा हमारे देश की व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, जो हमारे प्रतीक चिन्ह थे, आस्था के केंद्र थे, उनको तहस नहस किया। और इसके बाद में भारत में जाति व्यवस्था आई, और उसके बाद भी जिसको आज हम लोग समाज से बड़ा मानते हैं, समाज से ऊंचा मानते हैं, यहां तक कि अपने भाई, मां, बाप, पत्नी, बच्चों सभी श्रेष्ठ मानते हैं। कोई भी काम करना होता है तो भाई को नहीं पूछते, पत्नी को नहीं पूछते, किसी और को पूछने जाते। बच्चा पैदा करने के बाद बच्चे का नाम क्या रखूं, उसके लिए हम दूसरे को पूछने जाते हैं। घर बनाने के बाद घर में पूछा कैसे करूं, कैसे प्रवेश करूं, उसके लिए दूसरे को पूछने जाते हैं। वो लोग उस जमाने में कहां थी, यह आपको इतिहास जानना पड़ेगा। उस समय अरब में इस्लाम धर्म नहीं आया था, जब मिहिर कुल का भारत में राज था, और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को ताश ताश किया था। हमारे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे उस जमाने में। अमर्त्य सेन ने किताब लिखा, अर्थशास्त्री था, उसने कहा कि ईस्वी सन के आसपास भारत में 37% ग्रोथ रेट थी। 37%, आज कितने? 7 से 8%। विचार करिए, ईरान का जो साम्राज्य था, उसका भारतीय हिस्सा था, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था। आज का पाकिस्तान, गंगार, सतलज नदी का इलाका और सिंध का इलाका सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था। 550 बीसी के आसपास उन्होंने वो इलाका जीता था। उनके शिलालेख में भी लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अरब में इस्लाम आया, और अरब के इस्लाम के लोगों ने ईरान को जीता। उस समय ईरान में कौन सा धर्म था, याद करिए, समझिए, पढ़िए। वहां के लोग हारे, वहां के पुजारी हारे, राजा हारे। भारत में मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से वैक्यूम था, वो लोग भारत में आए, और इसके बाद हमारे देश में हमारी जमीनों पर कब्जा करने की बात शुरू होती है उस जमाने में, जिसको आप जागीरदारी की प्रथा कहते हो। उसके बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ, और होते 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 भारत की सारी के सारी समतल जमीन, सारी नदियों के किनारों की जमीन, वहां पर रजवाड़ों की स्थापना होती है। इसलिए 6वीं 7वीं शताब्दी से पहले कोई रजवाड़ा नहीं था, उसके बाद रजवाड़ों की स्थापना होती है। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हो। इसलिए हमारे पूर्वज अंग्रेजों के जमाने में, इससे पहले के राजाओं ने जंगल पर कभी दावेदारी नहीं किया। इसलिए हमारे लोगों के पास जंगल बचा हुआ था, जहां वे अपनी सुरक्षा कर सकते थे, अपने जीवन गुजारने के लिए जरूरतों वाली चीजें ले सकते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने फॉरेस्ट का कानून बनाया, अंग्रेज लोगों ने आईपीसी बनाई 1860। इसकी वजह से आदिवासियों को असुरक्षा महसूस हुई, और उसी असुरक्षा की वजह से आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किए। नहीं तो मुगलों के जमाने तक तो हमारे राजा थे। आदिवासियों ने आंदोलन अंग्रेजों के जमाने में ही क्यों किए? उसका एकमात्र कारण यही है कि अंग्रेजों ने जंगल के लिए कानून बनाए, अंग्रेजों ने संस्कृति सभ्यता के लिए भी कानून बनाए, अंग्रेजों ने आईपीसी बनाई।
ये नहीं बनाए होते तो उस समय आंदोलन संभवतः नहीं होते और हमारे जंगलों की भी कटाई शुरू हुई, खनिज संपदा की खनन शुरू हुआ, हमारे इलाके में सड़कें बनाने लगे। और अब यदि इतिहास देखते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके 6 साल बाद 1768 से 1947 तक, जून 1947 तक हमारे पूर्वज लड़े। कालीबाई जून 1947, कालीबाई, नानाभाई खाट, सेंगाबाई रोक, आप जानते होंगे। तो इतना लंबा संघर्ष करने के बाद हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को हक अधिकार मिले, लेकिन वो हक अधिकार कागज में रह गए, धरातल पर लागू नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? देखिए, इतने सालों से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, हमको हक अधिकार मिले, लिखित में मिले, लागू नहीं हुए। उसका कारण क्या? कारण पता होने से इलाज शुरू होता है। कारण पता होना चाहिए। क्या कारण? उस कारण की आज तक किसी ने खोज नहीं की, उसकी खोज नहीं की। और यदि खोज किया होता तो उस मार्ग में बड़े होते। इसलिए आदिवासी परिवार बनने से पहले 12 साल तक हमने अध्ययन किया विभिन्न संगठनों का, 12 साल। और 12 साल संगठनों का अध्ययन करने के बाद हमने ये फाइनल किया कि कौन कौन सी गलतियां संगठन कर रहे हैं। ये सभी सामाजिक संगठन कौन कौन सी गलतियां करते, उसको हमने आइडेंटिफाइड किया और आइडेंटिफाइड करके हमारे जन जागरण का हिस्सा बनाया। ये हमारे तपस्वी भाई बैठे हैं। हम लोगों ने कैसे संगठन करा किया? सोशल मीडिया पर आपस में लड़े, गालियां गलौज हुआ। तपस्वी भाई अपना तपस्वी ऐसा लिखते थे तो तपस्वी तो कोई लड़की होगी, मैं तो ऐसा मानता था। तो हमारा पर्सनल चैटिंग हुआ तो मैंने यहां तक कह दिया मैं लड़कियों से बात नहीं करता। पूछो मेरे बड़े भाई, इनको पूछिए गांव से, अनाप शनाप और लड़ झगड़ करके मानगढ़ पर इकट्ठा हुए। उसमें आपका साउथ गुजरात से बहुत सारे भाई आए थे, एमपी से भी भाई आए। और उस जन जागरण से हम लोग आगे बढ़ते 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 कई कार्यक्रम, हमारे राज भाई और भाई प्रफुल्ल भाई भी आए, हमारे विक्रम दादा और बहुत सारे एमपी के भी साथी आए। और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। हमने किसी की परवाह नहीं किया। जब निर्णय लेने की बात आती है, हम लोग समाज हित के अलावा कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लोग भी नाराज हो जाए तो भी मैं हिचकिचाता नहीं। जो निर्णय समाज हित में आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लेना है, वही लेंगे। और उसका सुखद परिणाम आया। 2017 में हमारे लोगों ने बोला कि सब लोग किसी को वोट नहीं देना चाहते, अब क्या करें? इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया जो 2017 में हमारे लोगों ने सवाल किया था, मेरे घर पे बैठ के। 100% सामाजिक संगठन था, संगठन भी नहीं था, खाली बैनर था। 100% हम एपीएफ भी हुए, निलंबित भी हुए, बहुत कुछ हुआ, जैसे विक्रम दादा के साथ हुआ, सब हुआ। लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अब किसी को वोट देना नहीं है, क्या करें? उसका समाधान गुजरात के आदिवासियों ने नहीं किया। इस प्रश्न का समाधान मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने नहीं किया। इसका समाधान महाराष्ट्र के आदिवासियों ने नहीं किया। इसकी वजह से लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं। अब चूंकि हमारे पास समय था तो
हमारे सारे साथियों ने मिलकर के फैसला किया, 5 आदमियों की कमेटी बना दी और रजिस्ट्रेशन करवा लो, जाओ दिल्ली। अब ये लोग घूमे, सब किया, लेकिन कोई अनुभव तो था नहीं, कर नहीं पाए। फिर फैसला हुआ कि क्या करें, तो गुजरात में ही अपने लोगों का राजनीतिक संगठन है, उसको ले आते हैं। और यहां पर हम आए, राजू भाई ने बैठे, हमने लिखित हस्ताक्षर किए। 4 राज्य के 16 जिलों के लोग थे, मीणा भी थे, हस्ताक्षर किए और हम इसी के अनुसार चलेंगे। अब उस समय किसी को पता नहीं था राजस्थान में कितना जन जागरण हो चुका है, तो उन्होंने कह दिया भाई समाज की पार्टी ले जाओ, जैसे चलानी है उसे चलाना। और वहां जाने के बाद हमने इनकी मदद भी नहीं ली, इसके बावजूद हम 2 आदमी जिताने में कामयाब हो गए, 2 एमएलए जिताने में हम कामयाब हो गए। इसके बाद आंखें खुली और इन 2 जीते हुए आदमियों पर नियंत्रण रखने का काम शुरू हुआ। यहां से बात बिगड़ी। पहले हमने लिख दिया था समझौते में, पर हम बोले में ये रह गए, उनके साइन नहीं करवाए, इतनी सी गलती। वो कागज आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने नियंत्रण करने का कोशिश किया, इसमें हमारा विवाद शुरू हुआ और हमने इनको भी हटा करके हमारा खुद का संगठन रजिस्टर्ड किया। और उसका क्या परिणाम आया, आज हमारा आदमी दिल्ली भी पहुंच गया, जयपुर तो गए गए, एक भोपाल भी गया, और गुजरात वालों की तो बात ही छोड़ दो। 4.5 साल तक हम लोग समाज 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 समाज, आदिवासी 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 करेंगे और 6 महीने में बेच देंगे। ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें महाराष्ट्र भी आता है, इसमें मध्य प्रदेश भी आता है। इतना बड़ा जनजागरण मध्य प्रदेश का, परिणाम 0, 0। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं इसीलिए जाना जाता हूं कड़वी बात ठोकने में। क्या जा रहा है मेरा? मैं सच बोलता हूं, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। नहीं तो कितना कड़वा बोला था मेरे गांव में। पिछले दिनों खड़गांव साइड आए थे, वहां भी कड़वा बोला। हर कार्यक्रम में कड़वा बोलता हूं। जिन्होंने मुझे माइक दिया, मंच दिया, उन्हीं के विरोध में बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? मैं उनके विरोध में नहीं बोलता हूं, उनकी गलतियों का एहसास करना रहा हूं। हम लोग समाज का नाम लेते तो समाज के लिए 24 घंटे काम करना चाहिए, समाज के लिए 5-10 साल काम करना चाहिए। 4.5 साल समाज के लिए काम करते हैं, अंतिम 6 महीने में कमाल कर रहे हो भाई। काहे के सामाजिक कार्यकर्ता आप? काहे के हो? जो बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज के लिए, उसका समाधान नहीं दिया, नहीं दिया। यदि हमारे गुजरात के भाई मान गए होते हमारी बात कितनी थी? सिलेक्शन हम करेंगे, बैनर आपका होगा, बैलेंस था, मान लिया होता तो आज हमारा एक आदमी नहीं मरता। जगदीश पांडे नहीं मरता। इसी वजह से हमने इनसे संबंध तोड़ने की बात किया। फिर बाद में बात हुई तो आदिवासियों से संबंध तोड़ना आदिवासी के लिए सही नहीं होता। खटास हो सकती है, दूरियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो तो समाज के लिए एक चाचम पर बैठना होगा, और हम एक चाचम पर बैठने के लिए तैयार हैं। और हमने ये बात किया।
आज की तारीख में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा मध्य प्रदेश में भी हमको सफलता मिली, राजस्थान में मिली, और किसी की सहायता के बगैर हमारा आदमी दिल्ली पहुंच गया। आज ही गया है दिल्ली, बवरलाल परमार सातपुड़ा में, वो दिल्ली में। अब आप में क्या कमी है जो आपका दिल्ली में नहीं गया है? गुजरात के लोग हमारे से ज्यादा पैसे वाले हैं, क्या कमी है? मध्य प्रदेश वाले भी हमारे से ज्यादा सक्षम हैं, क्या कमी है? तो आप कहोगे बवर जी आप गलत बोल रहे हो, हमारे गए हैं वो भी तो हमारे हैं, ऐसा ही कहोगे ना? आपके गए वो भी हमारे हैं ना, हमारे गए वो भी हमारे हैं। तो तुम्हारे गए हैं उनका सिलेक्शन किसने किया? किसने किया है? पार्टी ने किया। पार्टी में निर्णय लेने वाला होता कौन है? जिसने पार्टी बनाई। बात वही है ना? पार्टी में निर्णय कौन लेता है? जिसने पार्टी बनाई। इसी के लिए तो हमारा गुजरात में लड़ाई हुआ था। यही बात गलती किनारे थे हमारे भाई राजभाई किनारे थे, प्रफुल्ल भाई किनारे थे कि जो सिर में रहता है वो अपनी इच्छा ना थोपे। समाज की आम सहमति से बना, समाज का सर्वसम्मति से बना निर्णय को ही आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारे संगठन की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत। हम किसी भी दूसरे जिले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम बांसवाड़ा में भी नहीं करते, उदयपुर में भी नहीं करते। किसके मामले में? निर्णय के मामले में, जन जागरण के मामले में हम कहीं भी जा सकते हैं। एक ही जगह प्रतिबंध है, निर्णय। एक निश्चित टेरिटरी से बाहर, यानी हमारी टेरिटरी है उससे बाहर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हम लोग दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसके लिए व्यवस्था बनाई, जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। जितनी पंचायत इतने वोटर। अभी हमारा सांसद का चुनाव था, 704 वोटर थे, क्योंकि 704 पंचायतें थी। तो 704 वोटरों ने वोट दिया। जिस आदमी का सिलेक्शन हुआ उसने चुनाव लड़ा, जीत के दिल्ली चला गया। तो आपका नंदुरबार में कितनी पंचायतें? कितनी? 600। तो 600 आदमियों को वोट देना चाहिए। इसके बाद जिस आदमी का सिलेक्शन होता है वो चुनाव लड़ना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ या ना तो बोलो मेरे भाई। कौन कौन कहता है ऐसा होना चाहिए? हाथ ऊंचा करो जरा। सब चाह रहे हैं। इसका मतलब बदमाश कौन है? लीडर बदमाश है। लोग तो चाह रहे। अपना पड़ोस का इधर गुजरात में कौन सा लोकसभा है? भरूच। तो भरूच तो थोड़ा सा वो है, पूरा नहीं है। और अपना पड़ोस में पूरा कौन सा है? बारडोली। बारडोली में भी 600-700 गांव होंगे। उदाहरण के लिए चलो अपना भरूच का लेते हैं। भरूच में भी प्रफुल्ल भाई 600-700 गांव होंगे ना। तो 600-700 गांवों के लोग हर एक पंचायत से एक व्यक्ति वोट करे और उससे जिसका भी सिलेक्शन हो वो चुनाव लड़े। बात खत्म। इतनी सी तो बात स्वीकार करनी है, और क्या करना है? वहां पर जैसे नंदुरबार के अंदर पड़ोस में खरगोन का इलाका है, वहां का आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। नंदुरबार के अंदर पड़ोस में भरूच का आदमी है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वोटिंग भी नहीं करेगा। कितना बढ़िया व्यवस्था है, सोचिए। इसी व्यवस्था ने राजस्थान में इतना बड़ा काम किया है। इतना पैसा डाला, इतना पैसा डाला, इतना पैसा डाला,
जीरो। सामने वाला आदमी हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, नहीं यहां वाले तो मोटरसाइकिल और कार में घूम रहे हैं और वो जीत गए। तुम्हारा गुजरात का सबसे बड़ा हीरो भी आया था, मंगलसूत्र, सब आए, रिजल्ट सिफर, जीरो। जब वो बात वहां हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। भारत देश के 47 लोकसभा में हो सकती है, जो हमारे 84 विधानसभा में हो सकता है वह 487 पूरे देश की विधानसभा में भी हो सकता है। इतनी सी बात स्वीकार करने से हमारी आजादी शुरू हो सकती है। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसको दिशा मिल सकती है। बिरसा मुंडा जो चाहते थे वो हो सकता है। तो बाधा क्या है? हमारे लीडर बाधा हैं, हमारे समाज के लीडर बाधा हैं। लीडर दूसरे लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं। ये थोड़ा शब्द कठिन हो गया, बराबर है भाई कह रहे बराबर है, चलो चलने देता हूं मैं भी। हमारे लीडर दूसरे समाज की चमचागिरी कर रहे हैं, तो समाज की चमचागिरी करने में क्या दिक्कत है? अरे जब दूसरों की चमचागिरी कर ही रहे हो तो समाज की चमचागिरी क्यों नहीं करना चाहते? यह सबसे सवाल है मेरा, सबसे, पूरे भारत के आदिवासियों सबसे सवाल है मेरा। जब दूसरे जो गैर आदिवासियों की गुलामी कर ही रहे हो तो आदिवासी समाज की गुलामी करने में क्या तकलीफ है? यह सवाल गलत है तो बताओ मेरे को। दूसरों की गुलामी कर रहे हो, तुम्हारे समाज की गुलामी करने में क्या तकलीफ है? और चमचागिरी भी समाज की करने की जरूरत नहीं है, गुलामी भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो थोड़ा सा, मेरी भाषा ही ऐसी है, मैं बोलता हूं ऐसे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमने क्यों बनाई? भारत देश में ऐसा कौन सा आदमी होगा, ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां के लोग संगठन बनाए और वो संगठन का जब विस्तार हो वहां के लोगों को अधिकार दे दे? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों किया ऐसा? हमको पता था। यूएनओ का घोषणा पत्र पढ़ो 2007, संविधान पढ़ो, उसमें वहां के लोगों को स्वशासन के मामले में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। स्वशासन कब आएगा? स्वयं निर्णय लोगे तब। इसलिए हमने उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को स्वयं निर्णय लेने के लिए कहा। यह नियम है। अब आपको नंदुरबार में क्या करना है आप जानो, आपको निर्णय लेना है। भले उठाओ चाहे कुछ भी करो, आपस में ठूक जाओ तो ठूक जाओ, हमारे क्या लेने देना? तुम्हें अकल नहीं है, क्या कर सकते? ऐसा कहना पड़ेगा। क्यों? हमारे आदिवासियों में एक बड़ी समस्या है। ये इतने से हमारे इलाके में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमने इसको कंट्रोल किया हुआ। हाँ, इस इलाके में मेरे को टक्कर कौन वोट दे सकता है? तो एक्स आदमी मेरे को टक्कर दे सकता है, ये नहीं चाहिए। ये बीमारी है कि नहीं? मेरे इलाके में कौन टक्कर दे सकता है? ये दे सकता है, तो ये नहीं चाहिए। ये आदमी ऐसा है, उसका क्रिटिसाइज करते हैं, ये बीमारी छोड़नी पड़ेगी। नंबर 1, हमें हर एक आदमी चाहिए, चाहे वो दुश्मन के खेमे में तो भी वापस लाना है, दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो भी वापस लाना है, दुश्मन के धर्म में तो भी वापस लाना है, दुश्मन के राजनीतिक संगठन में तो भी वापस लाना है। ये जाजम को बड़ा करना है, आदिवासियों की जाजम को सर्वशक्तिमान बनाना है। ये जिस दिन होगा उस दिन हम सफल हो जाएंगे। हम कभी मंच पर भी नहीं बैठते,
यहां तक कि हमारे एमएलए एमपी हैं वो भी नहीं बैठ सकते। जैसे ही बैठेंगे लोग बोल पड़ेंगे, ना ये गलत नहीं चलेगा। हमारे इलाके में जो एमएलए हैं हमारे, उनको लोग मुंह पर भी गाली दे देते हैं। आप कैसे हो सकता है? मुंह पर अपन बैठे तो भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? हमने तेरे को जिताया है, हमने तेरा चयन किया है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आपको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं जो बहुत बड़ी समस्या समझा रहा हूं, जो अंग्रेज भारत में आए तब से, उससे पहले से समस्या है, उसका समाधान का रास्ता बता रहा हूं। नहीं तो आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। हमारे समाज का समूल नाश हो जाएगा। आज ये जो सातपुड़ा, उसमें 7 से 8 तो डैम बना रहे हैं, इतनी सुरंगें बना रहे हैं, क्या होगा? और केवड़िया का उदाहरण तो देख ही लिया आपने। इस केवड़िया की घटना से मैंने सबक सीखा। क्या सबक सीखा? संविधान में कितने भी प्रावधान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कितने भी जजमेंट होंगे, ग्राम सभा के कितने भी पावर होंगे, लेकिन जो शासक होगा वो ही निर्णय लेगा। Am I right? कह रहा हूं यह बात है। जो राज में बैठा है वही व्यक्ति निर्णय लेगा, उस निर्णय को प्रशासन अमल करेगा। पूरा 5th शेड्यूल का इलाका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद यह हुआ। और दूसरा मैंने सबक लिया हसदेव से। हसदेव में क्या हुआ? यही हुआ, इतना सुंदर जंगल, आज भी पानी नदियों का बह रहा है उस इलाके में, गर्मी नहीं लगती, पेड़ के ऊपर पेड़ है, इतना जैव विविधता भरा जंगल है, उसको उजाड़ रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगली जानवर भी परेशान है। रहम है कोई इंसानों में? उन इंसानों में कोई रहम है क्या? नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगी। इन दोनों बातों से हमने सबक सीखा और हमने ये काम इसलिए किया है, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए किया है। बहुत सारी परेशानियां झेला, इसके बावजूद हम झुके नहीं, चाहे जो होना हो। ये 2011 से मैं बीमार हूं, इस बीमारी से 2011, विचार करिए। और बाप की अकेली संतान हूं, मेरा कोई भाई भी नहीं है दूसरा, 5 बहनें। लेकिन जो समाज के लिए सही काम करता है, सही बोलता है, उसको प्रकृति भी साथ देती है, कुदरत भी साथ देती है, पूर्वजों की शक्ति भी साथ देती है। ये मेरे साथ होता है। मेरा कभी मनोबल गिरने नहीं दिया किसी ने। जब मैं दुखी होता हूं तभी मेरे को सहारा देने वाले लोग आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी मेरे मां बाप और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का। और मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं पढ़ाया। और जो लोग मेरी ट्रेनिंग में बैठते हैं उनको पता है कितना मस्त मास्टर हूं मैं, मेरी पढ़ाने की शैली कितनी मजबूत है। जिनको ट्रेनिंग में है उनको पता है, ये दाऊद वाले भाई सब जानते हैं, हमारे राजस्थान से भाई आए वो भी जानते हैं। और हमारा ट्रेनिंग कब शुरू होता है? रात को 10 बजे, 8 बजे के आसपास आएंगे, खाना खाएंगे, 10 बजे से शुरू होती है, सुबह 4 बजे तक सारी नाइट में खड़ा रहता हूं। और आप जैसे हो, ये तो क्या लोग हैं, 2-2.5 हजार तो लोग ट्रेनिंग में होते ही है, सब सवाल करते हैं। जो सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं हम लोग। यदि मैं जवाब नहीं दे पाए दूसरे साथी जवाब देते, ऐसे ट्रेनिंग होता है। इसलिए कितना भी पैसा डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी दारू पिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी लॉलीपॉप दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को जहां वोट देना है वहीं देते हैं, इसलिए हम जीते। ऐसा ही आपके इलाके में करना होगा। क्यों करना है? जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, बोली, भाषा, इतिहास को बचाना है तो, हक अधिकार को बचाना है तो, परेशान नहीं होना है तो।
कहीं पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यवस्था के मामले में हम कटिबद्ध हैं, व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। व्यवस्था के मामले में आप गलती करोगे हम बोलेंगे, बाकी सिलेक्शन का राइट्स आपके पास। और यदि आपका आदमी जीत भी जाता है तो उसके हिस्से का 1 रुपया भी नहीं चाहिए हमको, ये भी सुन लो। और वो आदमी आपका इलाके का जीत जाता है, आपके ऊपर ही खर्च करेगा। ये हमारे सब नियम है, पूरे पहले नियम समझो। ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकता, हमारे राजस्थान के लोगों ने, हमारे भाइयों ने मिलकर बनाया, और ये सारे नियम कायदे हम लोगों ने बनाए, इंटेलेक्चुअल पर्सन में। पूरा देश घूम जाओ, कहीं पर भी ऐसे नियम कायदे कहीं पर भी मिल जाए मेरे को बोलना, कहीं पर भी ऐसे संगठन की व्यवस्था मिल जाए मुझे बताना, नहीं मिलेगी। इसलिए आज हम 11 राज्यों में पहुंच गए, 11 राज्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, 11 राज्य में। और सबसे पहले गुजरात वालों को सबको पद मुक्त कर दिया, और कल परसों मध्य प्रदेश वालों को भी सबको पद मुक्त कर दिया, राजस्थान वालों को भी सबको पद मुक्त कर दिया। अब जुलाई में वापस नया संगठन बनाएंगे। कब? जुलाई में। जुलाई में वापस नया संगठन, सारा देश के आदिवासियों को बुला करके सबकी सहमति से पदाधिकारी नियुक्त होंगे, सबकी सहमति से। इसलिए पूरे देश में मैसेज जाएगा, रजिस्ट्रेशन राजस्थान वालों ने जरूर किया, लेकिन हम सब ने मिलकर संगठन बनाया। यह मैसेज हम देना चाहते हैं। हर एक राज्य में 4 बड़े पद होंगे, और चारों पद कौन आदमी होगा यह निर्धारण करने का अधिकार वहां के लोगों को होगा। मध्य प्रदेश में वो पदाधिकारी कौन होंगे, मध्य प्रदेश वाले जाने। राजस्थान में वो पदाधिकारी, गुजरात में पदाधिकारी कौन होंगे वो गुजरात वाले जाने, और महाराष्ट्र में वो पदाधिकारी कौन है वो महाराष्ट्र वाले जाने। आंध्र प्रदेश में भी वही होगा। आज की तारीख में ओडिशा नहीं, ओडिशा में रुक गया हमारा, ओडिशा में नहीं हो पाया। मात्र मेन एरिया में हर जगह हमारा संगठन गया, वहां प्रदेश अध्यक्ष जरूर है लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को एक टेंट के नीचे एक जाजम पर बैठने का काम तो हम जरूर करते हैं, एक राजनीतिक संगठन के नेतृत्व में हमको आना पड़ेगा। और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, अलायंस बनाओ। आज 8 से 9 संगठन हैं पूरे देश में रजिस्टर्ड, उनसे वार्तालाप चल रहा है, अलायंस बन रहा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं गुजरात वाले भी एक आध और रजिस्ट्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश वाले भी एक आध और रजिस्ट्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और महाराष्ट्र वाले भी कर दो, कोई बात नहीं। इसके बाद अलायंस बनाएंगे, चलो ये भी हमें मंजूर है, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप 25 संगठन दूसरे बनाओगे फेल होंगे, ये मैं आज कह रहा हूं सातपुरा में बैठ के, फेल होंगे। आप संगठन बना रहे हो, सिलेक्शन प्रणाली बनाना पड़ेगा, ये तय। क्योंकि हम सिलेक्शन प्रणाली पर बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो ही आपको हरा देगी, गारंटी। और मुझे अब बोलने की भी जरूरत नहीं, जितना बोल दिया वही पर्याप्त। अब लोग समझ गए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और समझी, इसको इंप्लीमेंट करिए। हम बार बार आपके बीच में आएंगे, इस मुगालते में नहीं रहना। क्योंकि भंवरलाल परमार ये केवल बिल प्रदेश का बेटा नहीं है। आज की तारीख में मुझे हर जगह जाना पड़ेगा, ये बातें बतानी पड़ेगी, और क्या क्या बाधाएं आएंगी उस पर भी बोलना पड़ेगा। सारी बातें हो गई। हमारे लोग एक बड़ी बाधा में और फंस जाते हैं। लास्ट किस बाधा में फंस जाते हैं? एक बात तो मैंने बता दी, पार्टी वाली, आदिवासी आदिवासी आदिवासी, समाज 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 4.5 साल तक करते रहते हैं।
पर जब वो 6 महीना आता है तब सबकी बात माननी पड़ती है, सभी समाजों की बात, तो तब हमारा समाज की बात भुला दी जाती है। बराबर है। उसी तरीके से एक और बात है, ये तो 5 साल की राजनीति है, एक दीर्घकालीन राजनीति और है। 2 राजनीति है भारत में, एक राजनीति 5 साल की है और एक दीर्घकालीन राजनीति है जो पूरी दुनिया में है। और वो दीर्घकालीन राजनीति का काम क्या होता है? लोगों के दिमाग पर कब्जा करना, लोगों के दिमाग पर कब्जा करना। जब लोगों के दिमाग पर कब्जा हो जाता है तो जमीन पर कब्जा अपने आप हो जाता है, और उसका नाम है धर्म, उसका नाम है धर्म। जब हम आदिवासी रहते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, और जब हम वनवासी हो जाते हैं तो किसी के अधीन हो जाते हैं। आए समझ में? इसलिए वो कभी आदिवासी नहीं कहते हैं। इसलिए आदिवासी हक अधिकार की बात आपको आगे बढ़ानी है तो आपको आदिवासी ही रहना पड़ेगा, वनवासी नहीं बनना। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू शब्द धर्म नहीं है, ये ज्योग्राफिकल नेम है। जो मैं बता रहा था ईरान के राजा वाला, जो हमारे भारत का कुछ हिस्सा उनके कब्जे में था, उन्होंने इसके लिए HIDUS हिडूस और HEADOV हिदो ऐसा उन्होंने शब्द लिखा था अरामाइक भाषा में। इसी को आधार मान करके ये धर्म का नाम उन लोगों ने डिजाइन किया। तो जब उसकी बात आती है तब हम हक अधिकार भूल जाते हैं। आदिवासी कहे, यानी जब हिंदू की बात आती है तब हक अधिकार खत्म। ये बात हमें समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। लोगों ने योजना बना करके हमें जीता है, योजना बना करके राजनीति में जीतते हैं, योजना बना करके धर्म में जीतते हैं, योजना बना करके तुम्हारी जमीन छीनते हैं, योजना बना करके बिरसा मुंडा को शहीद किया गया, योजना बना करके टंटा दीन को शहीद किया गया, योजना बना करके भीमा नायक और क्या नाम खाचा नायक को शहीद किया गया। योजना बना करके आज आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, योजना बना करके विक्रम आचार्य को परेशान किया गया, योजना बना करके भंवरलाल परमार को परेशान किया गया। तुम कब योजना बनाओगे? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? हर एक इंसान के पास कुदरत ने 4 ग्राम दिमाग दिया है, 4 ग्राम दिमाग। मैंने मेरे 4 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो आज इतना बड़ा परिणाम आया। अब देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। इसलिए हमें अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, अपने मान सम्मान को जिंदा रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सोच स्वीकारनी होगी। ये लास्ट पॉइंट है, सबको साथ लेकर चलने की सोच स्वीकारनी होगी। बारिश के दिनों में एक पक्षी आते हैं, हमारा आड़े कहीं आड़े अपने आसमान में उड़ते ना, इसको क्या बोलते हैं? बतख, कई लोग बतख भी कहते हैं। आड़े वो कैसे चलती है? ऐसे वी आकार में, आसमान में वी आकार में चलते हैं ना। इनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होता है, सबसे पहले एक होता है, और वो भी कितना है? एक होता है 1 फुट के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। बाकी सब एक लाइन ऐसे होती है, एक लाइन ऐसे होती है। इस तरीके से चलना होगा। मधुमक्खियों से सबक लेना होगा, गिलहरी से सबक मत लेना। गिलहरी हो गए तुम्हारे बोली में है? गिलहरी गिलहरी इसकोली खिसकोली इसकोली क्या बोलते हैं? जो भी उसका उससे सबक मत सीखना। क्यों? वो सबसे पहले तो यूं दौड़ती है और बीचों बीच आकर के रुक जाती है और फिर वापस हो जाती है और तब मर जाती है। यही हम लोग कर रहे हैं।
साढ़े 4 साल तक तो आराम से करता है और लास्ट 6 महीने में यही करते हैं। इसलिए मधुमक्खियों से भी सबक सीखना, यूनाइट होने के लिए। एक छोटी सी भी किसी ने छेड़ने की कोशिश की, एक साथ एक का दिखाना और उन आड़ों के समान चलना है समाज के साथ, तो आप सफल हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है और किसी भी आदमी को हीरो मत बनाना, मेरे को भी नहीं। ये मेरे अलावा कोई बोल सकता है? मेरे को भी नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, जो करने को कह रहा हूं, वही करना। जो गुण मेरे में है वही आप में है, जो डीएनए मेरे में है वही आप में है। मेरा काम है जानकारी देना, मेरा काम है तरीका बताना, वो आपको बता रहा हूं, वही आपको करना। किसी भी आदमी के बोले हुए वचनों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी को फॉलो करोगे तो कभी न कभी वो आदमी गलती कर सकता है। ये हुआ है, इसलिए आगाह कर रहा हूं। तो इसी तरीके से आप चलेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। आप लोगों को बहुत सारी बातें मैंने बताई। आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हुआ हो इस बात को लेकर के कि कोई इतना दूर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, 5 मिनट के लिए किसी को सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इससे संबंधित जितनी बात बताई, कोई सवाल पूछना हो, ओके? थक गए जी? तो आपने मेरी बात को सुना ही नहीं, झेला, उसके लिए माफी। और मैं भी आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका चाचा हूं, आपका ताऊ हूं। ये मानते हुए मेरी बातों पर आप अमल करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। बहुत सारी ऊंची नीची बातें मैंने बोल दी आपके लिए, उनको आप लोग इग्नोर करिएगा। एक शिक्षक का काम यही होता है, बच्चों को डांटना, पीटना, सब करना, लास्ट में दुलार। हम यही करते हैं, इसलिए बच्चे हमको मारने पीटने के बाद भी प्रेम करते हैं। ये कला हमने शिक्षक का ट्रेनिंग लिया तब से सीखा और उसी को हम लोग अमल करते हैं। जो भी बात हुई इसी जाजम पर, बुरी लगी वो छोड़ के जाना और अच्छी लगी वो घर लेके जाना और उस पर अमल करने का कोशिश करना। और एक बात ध्यान देना, जल जंगल जमीन संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो, हमें अलग राज्य बनाना ही होगा, अलग राज्य बनाना ही होगा। जो नाम देना दीजिए, हम बिल प्रदेश कहते हैं। वो बिल प्रदेश हमने नहीं बनाया, गुजरात के इतिहास की में भी है, राजस्थान के इतिहास में भी वो वर्ड है, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में भी है। इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट किया ताकि कोई कल विवाद नहीं हो। जो नाम देना हम सब मिलके देंगे। और अभी से राजधानी पर मत लड़ जाना बनने से पहले, क्योंकि हमारे उधर बोली में कहावत है, वेद पहलू डोको पलालो रखे, यानी नाई तो आया ही नहीं, माथा बिगा दिया ही नहीं। और हमारी उम्र में हो जाए ये भी मत सोचना, उसकी ओर लगातार कदम बढ़ाना है, हम लोग जैसे कर रहे हैं। ये होना ही चाहिए। आज इसका रेफरेंस देख लो, झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री हुआ, एक हमारा मुख्यमंत्री, और देश का शासन देखो, एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसको प्रचार करने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। कितना आप भेदभाव हो रहा है सोच सकते हैं। राष्ट्रपति हमारी क्या हो रहा है, मणिपुर का रेफरेंस देखो, मणिपुर में राज्यपाल हमारी थी, क्या हुआ देख सकते हो। आदिवासियों का कोई नहीं है, ध्यान देना, आदिवासियों का केवल आदिवासी हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जब आदिवासियों की बात आएगी, हर एक आदमी, हर एक समाज थोड़ा सा दोयम दर्जे से ही समझेगा। इसलिए आप
आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं। और इन बातों को आगे बढ़ाइएगा। आप सब मेरे अपने भाई हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती है, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इनका सुलटाना हम लोग आपस में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन समाज को नुकसान हो ऐसा निर्णय हरगिज नहीं करना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। उलगुला।